वो उनका ये होता था कि फसल भी लगानी है, अगर घने लगा देंगे तो छाया बहुत हो जाएगी तो फसल कुछ लगेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बाद में उसको इस तरह से ट्रेन करते चले गए कि वो जगह भर जाए पूरी। लेकिन आजकल आप स्पेसिंग देख रहे हैं, तो इसमें दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से होनी है। अब मैं ये पौधा लगाया गया था, आप यहाँ पर फोकस करते हैं। ये पौधा लगाया गया था, इसके साथ क्या हुआ कि ये पौधा, इस पौधे की उम्र बताऊं मैं आपको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, हो सकते हैं यहाँ 2 साल भी ले लियो। 7 साल का पौधा है लगभग, और इसकी हाइट 5 फुट है भैया। तो 7 साल में क्या कमाया इसने? मैं बोलता हूँ अगर आप लोग हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं तो आपका पौधा 3 साल में बन जाना चाहिए, 3 से 4 साल में। अगर आपने 3 से 4 साल में पौधा नहीं बनाया तो आप लॉस में है हाई डेंसिटी में। अगर आप खासकर M9 पे काम कर रहे हैं और 1.5 फीट 2 फीट पे काम कर रहे हैं, मतलब पौधा 1.5 से 2 फीट है। इस पौधे में क्या गलतियाँ हुई मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले इसको गलत जगह से टॉप किया गया। यहाँ से टॉप करेंगे तो टहने यहीं से निकलने थे ना, है ना। टॉप कहाँ करना है आपने? घुटने, कमर की हाइट पे पहला टहना, तब आपका वाइड एंगल घुटने की हाइट पे निकलेगा। ये इतना टॉप होना चाहिए था। अब इसमें अगर इसको चेंज करना है, मैं किसका बगीचा है? ठीक है तो करी दो रिमूव। इसमें 2-3 प्रॉब्लम और भी है इसमें, हेल्थ इशू भी इस पौधे में। वो इसमें एक तो आप सबसे पहले स्केल देख सकते हो, स्केल बहुत है। रूट बोरर है, देखो ये वाला अगर आप देख सको तो इस तरह के रूट बोरर में आपको इस तरह के क्रैक्स दिखेंगे, ठीक है, जिस साइड की जड़ में। मैं इसको सीधा कट कर रहा हूँ ताकि इसमें छोटा से छोटा जख्म हो। मेरे को यहाँ पर वैसे भी टहनी नहीं चाहिए नीचे, अगर ये थोड़ा ऊपर होता तो मैं इसको वीवल या डच कट करता ताकि ये कमजोर टहनी निकलती नीचे से। मैं इसको नीचे से स्ट्रेट कट कर रहा हूँ ताकि कम से कम जख्म हो। डॉक्टर साहब एक बात, लोगों को ये बताओ कि विवल कट क्या होता है और डच कट क्या? देखो अगर आपने ना, मान लो बहुत सारे यहाँ पर टहने निकल गए या कोई विग्रस टहना निकल गया, बहुत मोटी टहनी निकल गई है। मोटी टहनी कितनी, जो लीडर है, लीडर से जो बाहर निकलती है टहनियाँ, उससे आधे से कम ही होनी चाहिए टहनी। अगर वो 50% से नीचे ही होना चाहिए। अगर 50% से लीडर से जो टहना है निकल रहा है वो मोटा है तो उसको हमेशा डच कट करते हैं या विवल कट करते हैं। वो कैसे करते हैं, मान लो, या खड़ी टहनियों को जिसका एंगल क्रॉच एंगल, क्रॉच एंगल क्या होता है, ये जो ये एंगल है ना यहाँ पर, पूरा ये इस एंगल को हम बोलते हैं क्रॉच एंगल। अगर ये यूं है तो ये वाइड क्रॉच एंगल है। वाइड क्रॉच एंगल के क्या फायदे होते हैं? एक तो ये टहनी मजबूत होगी, दूसरी चीज ये फ्रूटिंग में आएगी। अगर ये खड़ी रही तो ये इसके साथ कम्पीट करेगी। एक अभी मैं गलतियां बता रहा था, ये क्रॉच एंगल आप लोग समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज है इसमें ये टहना भी देखो ना, ये क्या हुआ, यहाँ तो बढ़िया था, यहाँ 2 टहने एक जगह से छोड़े, उसने इसको कर दिया बिल्कुल पतला। इसकी और इसकी थिकनेस बराबर है, ये गलतियां हुई है इसमें। ठीक है जी। अभी भी ये भी थोड़ा मोटा है, लेकिन इसको मैं काटूंगा नहीं क्योंकि यहाँ कैंकर भी हो सकता है, ठीक है। इसको आपने बेंड करना होना चाहिए था, बेंड होना चाहिए था थोड़े। मैं इसके बीमे भी निकालूंगा। एक तो इसमें ये तो स्केल का तो इशू है ही है, स्केल तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मैं इसको इस पे डाल देता हूँ और नीचे के सारे बीमे निकाल देता हूँ। हो सकता है मैं इसको इस पे भी काटूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, ये स्ट्रेट निकलेगा और ये विग्रस भी होगा। इसके नीचे के मैं जितने भी इसके साथ कंपटीशन कर रहा है ना, प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मैं सारे निकाल। इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, बीमे में बन गया। क्यों गया बीमे में? क्योंकि सारी ग्रोथ तो इधर ले ली इसने, ये वीक हो गया बिल्कुल। अब जो कमजोर, नाइट्रोजन का फ्लो ही नहीं है। देखो जो भी पौधा बीमा या शूट बनाता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पौधा कितना खाना बना रहा है, पौधे को कितनी नाइट्रोजन आ रही है। अगर पौधे में CN रेशो बोलते हैं इसको, कार्बन पत्तियों ने बनाना है, खाना पत्तियों ने बनाना है ना, उसको कार्बन बोलते हैं, नाइट्रोजन जड़ों से लेना है पौधे। अब जितना ज़्यादा CN रेशो होगा उतना ज़्यादा पौधा फ्रूटिंग में जाएगा, फल देगा, क्योंकि कार्बन ज़्यादा है ना पौधे में, नाइट्रोजन कम है, तो वो फल बनाएगा। अब जो हम बेंडिंग करते हैं ना वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो खड़ा टहना होगा उसमें नाइट्रोजन का फ्लो ज़्यादा होगा, तो वो नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो CN रेशो क्या हो गया, कम। CN नीचे नाइट्रोजन है ना, ऊपर कार्बन है, तो अगर आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो CN रेशो क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या होगा, ग्रोथ में जाएगा। अगर टहना यूं होगा ना तो इसमें कार्बन का फ्लो रहेगा, नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा सीधा शूट। आपने देखा होगा, इसलिए डॉक्टर साहब भी अभी न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो जल्दी भागता है, इसीलिए जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं वो, जो अगर कमी हो गई ना नाइट्रोजन की, तो नीचे वाले हिस्से में आपको सिम्टम पहले आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का फ्लो फास्ट है। जो न्यूट्रिएंट स्लो मोबाइल होते हैं ना, जैसे कैल्शियम, बोरॉन, जिंक,
इनकी मोबिलिटी होती है स्लो, मतलब ये धीरे से चलते हैं ज़मीन में भी और पौधे में भी, इसलिए इनके सिम्टम कहाँ आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो वहीं तक पहुंचा था बेचारा, वहाँ तो उसने काम कर दिया लेकिन चोटी में कमी रह गई, इसीलिए उसकी सिम्टम ऊपर चोटी में ज़्यादा दिखेंगे आपको। हाँ, तभी तो पत्ते छोटे होके जिंक हाँ। ऊपर नहीं पहुंचता। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कभी आपने आपको सुना है कभी आपने किसने ये बोला आपको यार कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी या बोरॉन की या जिंक की डेफिशिएंसी होगी, सॉइल में डालो, कोई नहीं बोलेगा आपको, स्प्रे बोलेंगे, क्योंकि उसकी मोबिलिटी स्लो है। करेक्ट करने के लिए ना, ऐसे तो देखो कैल्शियम की कमी पूरी करने के जब पौधा लगाते हैं ना तो चूना डालते हैं गड्ढों में, ताकि परमानेंट फॉस्फोरस भी गड्ढों में डाला जाता है, क्योंकि वो स्लोली मोबाइल है, वो मतलब कम से कम 3-4 साल तो उसके लिए अवेलेबल है, बड़े धीरे धीरे से उसका विघटन होगा, टूटेगा और धीरे धीरे पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा पौधा लेता रहेगा उसको धीरे धीरे। तो इसीलिए क्योंकि जो स्लो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम ज़्यादातर करेक्ट, अगर डेफिशिएंसी आ गई पौधे में, लक्षण आ गए कमी के, तो उसको स्प्रे किया जाता है। इसी पे ही आपके न्यूट्रिएंट किसी चीज़ पे आप बेसल डोज और फोलियर डोज, इस पे डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो स्लोली चलने वाला, धीरे से चलने वाला है पौधे में, या तो वो तेज़ी से चलने वाला है। इसमें अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बाकी है। इसकी बेंडिंग हो गई, इस साइड में टहना नहीं है, और ये बहुत, ये देखो गड्ढा जो है ना ये नीचे ही चला गया पौधा। इसमें ऐसे पौधों में ज़्यादा रूट रॉट की समस्या या कॉलर रॉट की समस्या हो जाती है। अगर कॉलर रीजन नीचे चला गया तो कॉलर रॉट होने का ज़्यादा चांस रहता है। बाकी तो आपने जैसे ये लगा ही दिया, इसी के लिए लगाया है इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही थी अब ना। ये तो हुई इसकी करेक्टिव प्रोनिंग। अब जो अब बड़े पौधे हैं उसकी तो हो गई वैसी ट्रेनिंग जैसी होनी थी, जैसे हमने की थी पुरानी। अब क्या हो गया, पौधे मर गए बीच में। इस प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब इसको रोकना कैसे? अब ये इसको ऐसे बढ़ाते रहे तो ये उठ नहीं देगा इनको, इसमें उठ भी गए तो इसमें क्रॉप नहीं लगेगी ढंग की, और हरे रह जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं। तो हम इसकी कर ले, पहले कि छोटे पौधे को ट्रेन करें हाई डेंसिटी पे कैसे करना है। चलो ये कर लेते हैं पहले। इसमें बेंडिंग हो गई। देखो इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल इसमें फॉलो किए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की है इन्होंने। घुटने से नीचे कोई टहना होना नहीं चाहिए, पर इसमें क्या गलती हो गई, ये बेंडिंग कब मार्च में हुई है? ये हमने की थी अप्रैल नहीं जून में। देखो बेंडिंग से क्या होता है, ये वाटर स्प्राउट निकल जाते हैं, लेकिन ये ना आपके समर प्रून हो जाने चाहिए। देखो पौधे की जितनी जान थी वो पौधे ने ग्रोथ में ले ली, नाइट्रोजन इसमें आ गया सारा पौधे का। और इसमें जैसे ये स्पेसिंग है, देखो हम ये देखो इन्होंने डच कट कर रखा है, विवल कट कर रखा है, डच कट या विवल कट बोलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गालाज में गाला है, आपने इस ये नहीं करना। गाला में क्यों नहीं करते ये, इससे डेड वुड तैयार हो जाती है गालाज में। इसमें आपने स्टब कट करना है। अब स्टब कट क्या, अब स्टब कट क्या चीज़ है, आप इतना काटेंगे कि आंख नहीं दिखनी चाहिए, जो एक्टिव आंखें दिख रही है ना आपको, जो दिख रही आंखें है ये, वो नहीं दिखनी चाहिए स्टब कट में, वो इतना होना चाहिए, इतना कट, जैसे यहाँ से काटूं मैं इसको।